फाइल थी? ये फाइल बनाई थी हमने। दो फाइल अभी बल फाइल बना वो से नहीं दूसरा वाला था से ये इसमें हमने प्रोफाइल बनाया था, डिस्प्ले किया था, एडिट। ये एडिट वहाँ भी होता है ना डेटाबेस में सर्चिंग। हाँ, इसका बगैर एक दूसरा वाला प्रोफाइल से बगैर। कौन सी फाइल के बगैर? ये कल जो हमने लेक्चर लिए थे प्रोफाइल में और हम नेक्स्ट फाइल में डेटा को फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। हाँ, बगैर वही डेटाबेस में भी हम एडिट कर सकते हैं। डेटाबेस में डायरेक्ट भी जाके एडिट करते हैं। डायरेक्ट भी होता है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि डायरेक्ट अगर आप डेटाबेस ओपन करते हैं, आपकी वेबसाइट भी लाइव चल रही है, तो उससे आपकी वेबसाइट पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सर्वर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लाइव डेटाबेसेस हम ओपन नहीं कर रहे होते और ना ही उसको बार बार ओपन किया डिलीट किया, क्योंकि वो सर्वर पे पड़ी होती है, उसको एक्सेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस नहीं करते। होता है, हो जाता है जैसे हाँ, जैसे ये असल में क्लाइंट के लिए है। ये जो हम पैनल बना रहे होते हैं, ये क्लाइंट्स के लिए या नॉर्मल यूज़र के लिए। अब सपोज मैंने वेबसाइट बना दी, आप आके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अकाउंट बनाया, लॉगिन किया, अब आपको तो डेटाबेस नहीं शो होनी। ठीक है, डेटाबेस तो उसको शो हो रही है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन यूज़र भी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एडमिन भी चेंज कर सकता है। एडमिन के पास डेटाबेस एक्सेस हो सकती है, वो उसमें सारा कुछ कर सकता है। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम किसी क्लाइंट को वेबसाइट बना के देते हैं, तो क्लाइंट को तो नहीं पता डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो हमसे वेबसाइट थोड़ी बनवाता, वो फिर खुद बना लेता। तो उसको नहीं पता कि डाटा कहाँ स्टोर होना है, चेंज कैसे होना है। तो उसके लिए आसानी इसी में होती है कि हम उसको बटन्स बना देते हैं, उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं कि वो क्लिक करते हैं, ऐड हो गया, एडिट किया, चेंज किया, डिलीट किया, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ से कर रहा है। उसके लिए इस चीज़ को ऑपरेट करना ईजी है, कोड में वो नहीं जा सकता, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ आनी। तो इसलिए उसके लिए जो इजी व्यू होता है वो ये होता है कि बटन्स बने हों, क्लिक करता जाए, ऐड होती जाए और डिलीट हो। तो इसका मतलब कि डेटाबेस सिर्फ एडमिन के लिए, वो एडमिन के लिए, साइट क्लाइंट के लिए, हाँ जी बिल्कुल, ये यूज़र्स के लिए होता है। उसके अलावा जो वेबसाइट्स को एडमिन इन फ्यूचर करेंगे, अब वो हम तो नहीं कर रहे उसको एडमिन, हमने एक दफ़ा बना के हैंड ओवर कर दी उसको, अब उसने उसको अपडेट करना है। बाज़ क्लाइंट्स इस तरह भी होते हैं, वो कहते हैं जी आप खुद ही इसको अपडेट करें, जब भी कोई चेंज होगी हम आपको बताएंगे, आप इसको अपडेट करें। बाज़ क्लाइंट इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं जी हम खुद चेंजेस करें, हम अगर खुद चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकें। तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन उसको देते हैं। ठीक है, कि वो कोई चीज़ ऐड करे और वो अपनी जगह पे शो हो जाए, वो डिलीट करे, फ्रंट से डिलीट हो जाए, वो सारा कुछ यहाँ से। ये साइट की थोड़ी सी लॉजिक पे डिपेंड करता है। अगर तो सिंपल स्टैटिक साइट्स हैं तो उसमें इस तरह के ऑप्शंस कम होते हैं। अगर डायनामिक साइट है, डायनामिक साइट का मतलब होता है कि उसमें ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो सकती है। उस साइट में जितनी चीज़ें आ रही हैं, वो टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, वो हर एक चीज़ क्लाइंट खुद अपडेट कर सकता है, तो वो डायनामिक हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ये क्यूरीज होती हैं, ये एक्चुअली वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए होती हैं। कि अगर कोई यूज़र ये कहता है कि मैं खुद चेंज करूं, तो वो कैसे चेंज करेगा, खुद ऐड करना चाहता है कैसे ऐड करेगा, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ से। एडिट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास अगले पेज पे उस यूज़र का डाटा आ गया। फिर हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इसके बैक पे क्यूरी होगी अपडेट की, वो हमने कर ली थी अपडेट की क्यूरी, सेट यूज़र वाली। कौन सा अपडेट का सर? हाँ जी, अपडेट कर सर, फॉर्म बना दिया, डेटाबेस एडिट किया बस। ये वाली फाइल है CSS।
ये वाली है, ठीक है। डाटा हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद डाटा एडिट किया, और एडिट पे हमारे पास ये क्यूरी चली थी अपडेट की, जिसमें हम लिखते हैं अपडेट यूज़र सेट। ये कर लिया था ना, अपडेट वाला हो गया। आपने नहीं लिया था? आपने लेक्चर नहीं लिया था लास्ट? मैंने ले लिया लास्ट टाइम शाम कल आए। ठीक है सर, ठीक है। इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास पिछले पेज से एक आईडी अगले पेज पे पोस्ट हो रही है। पिछला पेज हमारे पास कौन सा था? प्रोफाइल का। और इस पेज पे हमने एक आईडी खुद से क्रिएट करवाई थी। ये आईडी हमने क्रिएट करवाई थी। ये आईडी हमने क्रिएट करवाई थी बटन के बैक पे। हमने कहा जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो उसके बैक पे एक आईडी बने और उसकी वैल्यू क्या हो? यूज़र की वैल्यू जो डेटाबेस में पड़ी है, UID। उस बटन के बैक पे हमने एक आईडी बनवाई जो एक्चुअली उस यूज़र की आईडी है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो वो जनरेट हुई। जैसे ही हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उसको अगले पेज पे सेंड करेगा edit.php पे, साथ इसकी आईडी जाएगी, ठीक है। ये वाली आईडी साथ सेंड होगी और अगले पेज पे हमारे पास यहाँ पे उसकी आईडी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है और उसको हम गेट कर सकते हैं। $UID ये एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने आईडी स्टोर करवाई जो पिछले पेज से आ रही है, ठीक है। पिछले पेज की आईडी अगले पेज पे गेट कर ली। उसके बाद इस पेज पे उस यूज़र का डाटा भी डिस्प्ले कराना है, जिसकी आईडी पोस्ट हुई है उसका डाटा भी शो कराना है। तो फिर हमने क्यूरी लगाई सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ये डेटाबेस वाली आईडी है इक्वल हो जो इस पेज पे आईडी पोस्ट हुई है। जहां डेटाबेस वाली आईडी पिछले पेज से आने वाली आईडी से मैच हो, सिर्फ उस यूज़र का डाटा सेलेक्ट होगा। इसमें एक यूज़र का डाटा आएगा जिसके सामने एडिट के बटन पे क्लिक हुआ, उस यूज़र का डाटा आ गया। उस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट किया, डाटा हमने रो में स्टोर कर लिया और रो में से उसका डाटा हमने अब बॉक्सेस में शो कराना है। तो बॉक्सेस में शो कराने के लिए वैल्यू के अंदर PHP का डाटा इको किया जाता है, ठीक है। वैल्यू इज़ इक्वल टू और PHP में हमने इको रो नेम ईमेल पासवर्ड। अब हमारे पास सारा डाटा क्योंकि रो में आ चुका है, रो में से हम उसकी वैल्यूज़ बॉक्सेस के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस यूज़र के सामने एडिट के बटन पे क्लिक हुआ उसका डाटा अगले पेज पे बॉक्सेस में शो हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं जैसे ही हम यहाँ से कोई डाटा चेंज करें और हम यहाँ से पोस्ट करें, इसको अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो ये वाली वैल्यू डाटाबेस में रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्यूरी होती है अपडेट यूज़र सेट, और सेट में हम डेटाबेस वाली वैल्यूज़ को फॉर्म वाली वैल्यूज से रिप्लेस करा देते हैं, ठीक है। सेट का मतलब होता है कि चेंज करना जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको जो नई वैल्यूज़ आ रही हैं उनके साथ, क्योंकि यूज़र का ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है। हम अब कोई चेंजेस कर रहे हैं, अगर चेंजेस नहीं भी करेंगे तब भी उस वही वैल्यूज़ ऊपर ओवरराइट हो जाएंगी, और अगर मैं चेंज करूँगा तो वो वाली वैल्यूज़ ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये किया था कि प्रोफाइल पे हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो गया और जिस यूज़र के सामने हमने एडिट के बटन पे क्लिक किया उसका डाटा अगले पेज पे पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कोई भी चेंज करेंगे और ये वाली वैल्यूज़ अपडेट पे क्लिक करने पे डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएंगी।
डेटाबेस किस नाम से थी हमारी, वेब के नाम से, टेबल यूज़र, और हमने वहाँ से ये यूज़र चेंज किया था हबीब अली, ठीक है, इसको हमने अपडेट किया था तो वो हमारे पास अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी यूज़र जो हमारे पास शो हो रहा है हम उसका डाटा अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगली क्यूरी होती है डिलीट की, कि हम चाहते हैं कि किसी यूज़र का डाटा डिलीट करना है। अब डिलीट का ऑपरेशन किसके पास होता है, एडमिन के पास। एडमिन अगर किसी यूज़र को डिलीट करना चाहता है तो उसके सामने बटन आ रहा हो, वो बटन पे क्लिक करे और उसके बैक पे क्यूरी होगी, यूज़र का डाटा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट की क्यूरी भी हम इसी पेज पे लगा देते हैं और इस पेज पे हम एक और बटन बना लेते हैं, जहां अपडेट का बटन बनाया है उसी के साथ एक और बटन बना देते हैं डिलीट का। इसको थोड़ा सा समझ लें, ये आपसे आगे की चीज़ें हैं, मैं फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। बटन पे हमने लिख दिया डिलीट और इसका नेम हम दे देते हैं एडिट के साथ ही हमने एक बटन बना लिया डिलीट का। एडिट पे अपडेट पे जब हमने क्लिक किया था तो डाटा अपडेट हुआ था, अब हम चाहते हैं डिलीट पे क्लिक करें तो उस यूज़र का डाटा डेटाबेस में से डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि फॉर्म से किस बटन पे क्लिक हुआ, और उसके लिए हमने इफ़ इज सेट जो चेक पहले लगाया हुआ है उसी तरह का एक और चेक लगेगा, ठीक है। पहले भी हमने यूज़ किया हुआ इस सेट $_ अपडेट, इससे हमने ये चेक किया था कि फॉर्म से अपडेट की रिक्वेस्ट आ रही है तो ये क्यूरी चले, और अगर डिलीट की रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए हमारे पास दूसरी क्यूरी होगी। इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और उसमें हम चीज़ें थोड़ी सी चेंज करते हैं। इफ़ इज सेट $_ और बटन को हमने नाम दिया है डिलीट का। अगर फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है डिलीट की, डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ तो अब हमारे पास जो क्यूरी होगी वो ये होगी डिलीट फ्रॉम यूज़र, और इसके अंदर हम चेक लगाएंगे कि किस यूज़र को डिलीट करना है, और डिलीट करें उस यूज़र को जिसकी आईडी पीछे से पोस्ट हो रही है। वेयर यूज़र _ID इज इक्वल टू $UID, ये आईडी पिछले पेज से आ रही है, ठीक है। जिसकी आईडी पिछले पेज से पोस्ट हुई है उसी यूज़र को डिलीट करें, ठीक हो गया। हाँ, वो अपडेट भी रहेगी। अब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। दोनों बटन मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस का ऑपरेशन होता है डिलीट करने के लिए वो है डिलीट फ्रॉम यूज़र, वेयर यूज़र _ID इज इक्वल टू $UID, और ये क्यूरी हमने एग्जीक्यूट की। कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये यूज़र डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। यूज़र है हमारे पास मोहम्मद के नाम से, ये वाला यूज़र है, मोहम्मद है सिंपल, इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट किया हमने और डेटाबेस में आके हम इसको रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे पास रिकॉर्ड ब्लैंक हो गया, और जैसे यूज़र डिलीट हुआ तो वो रिकॉर्ड ब्लैंक हो गया। और यहाँ पे भी हमारे पास पहले 4 रिकॉर्ड्स थे, अब 3 आ गए, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे
नीचे वाला केबल यूज स्क्रीन के। 3 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। सबसे पहले इंसर्ट किया, 4 ऑपरेशंस इंसर्ट किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर अपडेट किया और डिलीट किया। ये 4 हमारे पास जो डेटाबेस के मेजर ऑपरेशंस होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे इनको हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेशंस हमने देख लिए, क्लियर हो गए। ये तो हमने नॉर्मल ऑपरेशन पढ़े स्टार्ट में, लेकिन ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जब यूज़र लॉगिन कर लेता है। यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है, अकाउंट बनाता है, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो कोई चेंज कर सकता है, लॉगिन से पहले कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं तो आपको डाटा शो होता है, लॉगिन से पहले तो कुछ नहीं शो होता। ठीक है, यूज़र तो डिलीट नहीं करता अपने अकाउंट से, यूज़र डिलीट नहीं कर सकता, यूज़र सिर्फ अपने अकाउंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट अगली फेज़ है उसमें हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, और लॉगिन पे कुछ लॉजिक्स हैं कि किस तरह से लॉगिन होगा और कौन कौन सी चीज़ें चेक होंगी, उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन जो उनका जो फ्लो होता है हमारे पास इस तरह से होता है। सबसे पहले तो यूजर हमारे पास हमारी वेबसाइट पे आया और सबसे पहला काम उसने क्या किया, साइन अप। हमने एक पेज बनाया होता है signup.php का, जिसमें कोई फॉर्म था, यूजर ने फॉर्म फिल किया और साइन अप के बटन पे क्लिक किया तो उसका डाटा हमने कहीं स्टोर करवा दिया। और जो स्टोर हमने करवाया कहाँ पे, डाटा पे। ठीक है, ये सबसे पहला ऑपरेशन था हमारा साइन अप का। यूजर का अकाउंट बन गया, अकाउंट बनाने के बाद जो दूसरा ऑपरेशन होता है वो हमारे पास होता है लॉगिन का। और लॉगिन के लिए भी हमारे पास फॉर्म होगा और इस पे एट्रीब्यूट थोड़े कम होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड या सेल नंबर पासवर्ड, वो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि हम यूजर को किस चीज़ से लॉगिन करवा रहे हैं। उसका ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड चेक कर रहे हैं, सेल नंबर पासवर्ड चेक कर रहे हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि वो ईमेल लिख ले, यूजर नेम लिख ले, पासवर्ड लिख ले। इनमें से कुछ भी ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं, इनमें से किसी चीज़ से भी लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। जब आप लॉगिन करवा रहे हैं तो लॉगिन के ऊपर क्योंकि वैलिडेशन होती हैं, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होती है कि क्या ये वैलिड यूज़र है, इसका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ऐसे तो नहीं लॉगिन की ट्राई कर रहा। तो लॉगिन के ऊपर काफ़ी सारे चेक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, तो जैसे यूज़र फॉर्म पे आया, ईमेल पासवर्ड लिखा, उसने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि यूज़र ने फॉर्म पे ईमेल क्या लिखा, पासवर्ड क्या लिखा। उसने जो ईमेल और पासवर्ड लिखा, ये डाटा हम फॉर्म से लेके अपने पास कहीं स्टोर कर लेते हैं।
यूजर ने फॉर्म पे आके ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, वो वैल्यूज हमने फॉर्म से गेट की और कहीं स्टोर कर ली। अब हमने इनको मैच कराना है कि क्या इस यूजर का अकाउंट बना हुआ है। मैच कैसे करवाएंगे, क्योंकि जब उसने अकाउंट बनाया था तो उसका डाटा हमने स्टोर करवाया था। अब हम उस स्टोर डाटा से इस डाटा को मैच कराएंगे कि क्या कोई यूजर ऐसा है जिसका यूजर नेम और पासवर्ड जो अभी लिखा जा रहा है वो डाटाबेस में पड़ा है, या ईमेल और पासवर्ड डाटाबेस में मौजूद है। अगर ये चीज मौजूद है तो फिर दूसरी एक हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और चेक लगाते हैं, क्योंकि यूजर जब लॉगिन करता है तो लॉगिन के बाद यूजर की वर्किंग स्टार्ट होती है। जैसे आप अगर फेसबुक की बात करें तो आप फेसबुक पे जब तक लॉगिन नहीं करते आप कुछ भी नहीं कर सकते। लॉगिन करने के बाद आप उस पर पोस्ट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें जो उसने फैसिलिटीज दी हुई हैं वो सारी आप कर सकते हैं जब आप लॉगिन कर देते हैं। तो लॉगिन के बाद यूजर जो भी कर रहा होता है उसको भी हमने स्टोर करना होता है कि यूजर आके अपना प्रोफाइल चेंज करता है, कोई पिक्चर्स अपलोड करता है, वीडियोस अपलोड करता है, कमेंट्स करता है, वो कुछ भी कर रहा है, कहीं क्लिक कर रहा है, वो सारी चीजें स्टोर करनी होंगी। तो हम यहाँ पे वेब ब्राउजर के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते हैं वो प्रोटोकॉल है HTTP। कौन सा प्रोटोकॉल है? और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। स्टेटलेस का क्या मतलब है? ये प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होता है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस का मतलब होता है कि कोई भी यूजर इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, कहीं भी क्लिक करता है तो ये उसको मैनेज नहीं करता। ये हर सेकंड बाद अपनी स्टेट चेंज करता है। इसको नहीं पता कि कौन यूजर कहां से आया, कहां क्लिक किया, किस चीज को चेंज किया, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ये उसको मैनेज नहीं करता। लेकिन जब यूजर लॉगिन कर लेता है तो लॉगिन के बाद यूजर के हर क्लिक को हमने चेक करना होता है कि यूजर किस पेज पे जा रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, किस चीज का ऑर्डर कर रहा है, कौन कौन से बटन्स पे क्लिक कर रहा है, वो अपने प्रोफाइल में क्या चेंजेस कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर लॉगिन उसको हमने रिकॉर्ड करना है, उसको स्टोर करना है, क्योंकि हमारे पास यूजर जब लॉगिन कर लेता है तो उसकी अब वर्किंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी साइट के लिए जो आपको कुछ फैसिलिटीज दे रही है इस तरह की कि यूजर लॉगिन के बाद कोई भी उसमें जो वो आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं परफॉर्म कर सकता है, तो उनको वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो उनको स्टोर करने की हमारे पास अब क्योंकि वेब ब्राउजर में तो हमें कोई सपोर्ट नहीं देनी, वो तो उसकी स्टेट को मैनेज ही नहीं कर रहा। अब यूजर आके कुछ भी करता है, वो प्रोफाइल चेंज करता है, कल दोबारा वैसे ही होगा, क्योंकि वो तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होना, स्टोर नहीं होना। तो उस चीज को हमने मैनेज करना है। और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। एक तो हम पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं सेशन का, सेशन के थ्रू यूजर का डाटा स्टोर करवाते हैं सारा। दूसरा तरीका होता है कुकीज का। कुकीज जो है वो वेब ब्राउजर के अंदर स्टोर होती हैं। सेशन जो है ये इंटीग्रेट होता है डेटाबेस के साथ डायरेक्ट। कुकीज थोड़ी इनसिक्योर होती हैं, सिक्योरिटी के हवाले से कुकीज में कुछ इश्यूज होती हैं। बाज़ लोग कुकीज को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका बर्डन ज्यादातर डेटाबेस में नहीं पड़ता, उसी यूजर एंड पे पड़ता है, और साइट की परफॉर्मेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप कुकीज को यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग सिक्योरिटी के हवाले से सेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो सिक्योर साइट्स होती हैं। तो हम अभी यहाँ पे सेशन को देखेंगे, उसके बाद कुकीज को भी देखेंगे किस तरह से। कुकीज किस लिए? कुकीज से हम यूजर का वेब ब्राउजर में डाटा स्टोर होता है और वहां से डाटा फेच करके उसको हम स्टोर करवा रहे होते हैं। सेशन में डायरेक्ट वैल्यूज डेटाबेस से और यूजर की जो वैल्यूज पहले स्टोर है और डेटाबेस पे उनका डायरेक्ट लिंक होता है सेशन का।
ठीक है, सेशन से उसकी डेटाबेस पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे अगर आपकी साइट किसी ऐसे सर्वर पे स्टोर है जिसमें आपको बैंडविड्थ लिमिटेड असाइन की गई है, तो साइट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। वेब ब्राउज़र में कैसे डेटा स्टोर होता है? हाँ, इसकी कुकीज जनरेट होती हैं। अगर आप कभी उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो उसमें कुकीज का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे सेट कुकीज, डिलीट कुकीज, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। टेम्परेरी फाइल्स जब तक यूजर लॉगिन है तब तक उसमें सेशन में तब तक रहती है, कुकीज में बाद में भी स्टोर रहती है। जो आपकी हिस्ट्री बनती है उसमें डाटा पड़ा होता है, और कुकीज से कोई भी यूजर आपका डाटा किसी भी टाइम पे, इसमें जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, उसका फॉर्मेट चेंज होता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट देखें तो आपको नजर आ जाए क्या पड़ा हुआ है, वो ऐसे फॉर्मेट में होगा जो हमें समझ नहीं आता, उसकी इंक्रिप्शन की होती है। लेकिन कुकीज को डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ टूल्स मौजूद होते हैं, उसमें आप डाटा प्रोसेस करें, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज दे देंगे। तो इस हवाले से कुकीज जो है थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, और सेशन में जो डाटा होता है वो उस वक्त तक स्टोर रहता है उस वेब ब्राउजर में जब तक यूजर लॉगिन है। जैसे लॉग आउट हुआ, उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, उसका डाटा वैनिश हो जाता है, लेकिन कुकीज का डाटा वहां मौजूद रहता है। ठीक है, इस हवाले से ज्यादा प्रेफर किया जाता है सेशन को। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ये PHP का एक फंक्शन है जिसकी मदद से डाटा स्टोर होता है और उसको हम प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे जो यूजर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है साइट पे, और किस कंट्री से, किस सिटी से, किस वेब ब्राउजर से, किस रेजोल्यूशन से, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सेशन से मिलती है। किस IP से आ रहा है, वो सारी ट्रैकिंग हम कर सकते हैं सेशन के बेस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि लॉगिन का प्रोसेस किस तरह से होना है, और इसका जो कोड का भी होगा थोड़ा सा मैं उसके हवाले से भी बता देता हूँ, फिर हम उसको प्रैक्टिकल एक बार। ये चीज क्लियर हो गई है? ये स्टेटलेस में स्टेटलेस का मतलब होता है जिसकी कोई स्टेट नहीं है, स्टेट को मैनेज नहीं कर सकता। जैसे कोई चीज है कहीं पड़ी है और वो एक सॉलिड स्टेट है, मींस वो चेंज नहीं होती, फिक्स है। लेकिन जो वेब ब्राउजर है वो हर सेकंड बाद अपनी स्टेट चेंज करता है। मींस कि अगर एक यूजर अभी वेबसाइट पे आया है और उसने किसी पेज के ऊपर क्लिक किया, उसने होम पे क्लिक किया, तो इसने उसकी ये चीज तो नोट की है, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड उसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, और अब यूजर किसी और चीज पे क्लिक करता है, उसको तो देख लेगा लेकिन पहले वाली स्टेट को भूल जाएगा। ठीक है, स्टेटलेस का मतलब जो स्टेट को मैनेज नहीं कर रहा। ठीक है, कि यूजर क्या कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, कैसे उसमें वर्किंग कर रहा है, उसको वो मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि उसकी थोड़ी सी वैल्यूज लेता है, फिर उसको 0 कर देता है, फिर वो नई कंडीशन में आ जाता है, अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसको हम कहते हैं स्टेटलेस। ठीक है, लॉगिन के पेज पे हमारे पास नॉर्मली सिंपल सा फॉर्म होता है, ईमेल और पासवर्ड के हवाले से, या जो भी पैरामीटर्स आप यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के लिए, और हमारे पास एक बटन होगा जिस पे यूज़र ने क्लिक करना है, उसने अपना ईमेल लिखा या यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड लिखा। जैसे ही उसने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, तो इस क्लिक के ऊपर सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक लगाते हैं कि क्लिक कहाँ से हो रहा है। उसके लिए हमने फंक्शंस पहले देखे हुए हैं, इफ कंडीशन लगाई थी और उसके अंदर चेक किया कि फॉर्म से किस चीज की रिक्वेस्ट आ रही है। इफ वी सेट $_request login, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर फॉर्म से
रिक्वेस्ट आ रही है किस चीज की, लॉगिन कि यूजर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इट मींस लॉगिन की रिक्वेस्ट आई है। अगर लॉगिन की रिक्वेस्ट आती है तो इफ के अंदर ये हमारे पास एक कंडीशन है, अगर लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस कंडीशनल स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल हमारा इस एरिया में आ जाएगा। और जब इस एरिया में आता है तो अब हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी। अभी ये पता चल चुका है कि लॉगिन पे क्लिक हुआ है, अगर लॉगिन पे क्लिक हुआ है तो इट मींस यूजर ने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा होगा तब क्लिक किया होगा, क्योंकि फॉर्म पोस्ट तभी होना है जब वो ये चीजें लिखेगा। अगर वो कुछ नहीं लिखता वैसे क्लिक कर देता फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इस पे हमने चेक्स लगाए होते हैं या इसको रिक्वायर्ड किया होता है। रिक्वायर्ड में भी यही होता है कि वो कुछ लिखेगा तो फॉर्म सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो सबमिट नहीं होगा तो रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं होगी और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। और जैसे ही वो वैल्यूज लिख के सबमिट करता है तो सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज चाहिए कि उसने क्या लिखा है। तो उसकी वैल्यूज लेने के लिए हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं। और इसमें वैल्यूज फॉर्म से ली जा सकती हैं रिक्वेस्ट के थ्रू। अगर फॉर्म पे मेथड पोस्ट है तो पोस्ट से भी गेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट से भी गेट कर सकते हैं। हमने फॉर्म से रिक्वेस्ट की कि यूजर इस वक्त जो अपना ईमेल लिख रहा है उसकी वैल्यू हमें दे दो। ईमेल इज इक्वल टू $_request ईमेल। तो उसने फॉर्म पे जो ईमेल लिखा उसकी वैल्यू इस मेथड से हमें मिलेगी, उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया। इसी तरीके से हम उसका पासवर्ड ले लेंगे। यूजर का ईमेल भी हमें मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, और इस पेज पे हमने कनेक्शन भी कॉल किया होगा। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमने एक फाइल बनाई थी, उस फाइल को भी इस पेज पे कॉल किया होगा, क्योंकि हमें डेटाबेस से लिंक करने की जरूरत जहां भी पड़ती है वहां पे कनेक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज जो यूजर ने अभी लिखी वो हमें मिल गई। अब इसकी वैल्यूज पहले डेटाबेस में भी पड़ी हुई हैं, तो हम डेटाबेस और इन वैल्यूज को मैच कराते हैं और यहाँ पे हम एक क्यूरी डिजाइन करेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं क्यूरी का, और क्यूरी हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेलेक्ट की क्यूरी है। डेटाबेस से डाटा अगर कॉल करना हो तो सेलेक्ट, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल हमने बनाया हुआ था एक इस नाम से, यूजर के नाम से। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर जब करते हैं तो इससे यूजर का सारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है और सारे यूजर सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ कौन सा यूजर चाहिए जो इस वक्त लॉगिन की अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेयर क्लास इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वेयर। और चेक क्या लगाना है, जहां ईमेल जो अब लिखा जा रहा है, वेयर ईमेल इज इक्वल टू, एक डेटाबेस में ईमेल पड़ा है, पहले जो लिखेंगे ये डेटाबेस वाला है, एक ईमेल डेटाबेस में पड़ा है, ईमेल इज इक्वल टू $email, एक ईमेल उसने अभी फॉर्म में लिखा है। वेयर डेटाबेस में मौजूद ईमेल इक्वल हो फॉर्म वाले ईमेल के। ठीक है, फॉर्म वाला हमने उससे ले लिया, डेटाबेस से हम कॉल कर रहे हैं क्यूरी की मदद से। ये कंडीशन एक मैच की, एंड दूसरी चीज भी हमने मैच करनी है, ईमेल ईमेल के इक्वल हो, एंड डेटाबेस में यूजर का पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये आप लिखेंगे? हाँ जी, ये एंड ऑपरेटर है जब मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, ये डेटाबेस में पड़ा हुआ है, इक्वल हो किसके, $pass जो फॉर्म से लिखा गया। ये हमारी क्यूरी हो।
select static from user where email is equal to $email and password is equal to $pass। ये वेरिएबल्स के नाम जो भी रखेंगे वही रखेंगे। डेटाबेस में अगर आपने पास रखा है तो पास कॉल करेंगे, अगर पासवर्ड कंप्लीट लिखा है तो पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वही वैल्यूज लिखेंगे जो डेटाबेस में आपने बनाई है। ये डेटाबेस में फील्ड नेम्स हैं, ये फॉर्म से वैल्यूज जो कॉल करके वेरिएबल में रखी हैं, ठीक हो गया। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब अगर इस क्यूरी में कोई आउटपुट आती है, और क्यूरी में आउटपुट तब आती है जब ये सारी कंडीशंस ठीक होंगी। अगर यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस वाली वैल्यू से मैच हो जाता है तो हमारी क्यूरी में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, वरना क्यूरी ब्लैंक होगी, क्यूरी में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्यूरी का मतलब होता है पूछना। तो हम डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन कॉल कर रहे हैं कि हमें वो वाली वैल्यूज दे दे जहां ईमेल जो अभी हमने ईमेल लिखा, पासवर्ड जो अभी पासवर्ड लिखा उसके इक्वल हो, सिर्फ वो रिजल्ट दे। और इसमें हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि दो ईमेल्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड मिलेगा और हमने इस क्यूरी को अब एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? MySQL_query। इस फंक्शन से हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं और क्यूरी हमने अभी बनाई है $query। वो क्यूरी मैंने यहाँ लिख दी, ये मेरे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसकी एग्जीक्यूशन को भी मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ ताकि इसको आगे प्रोसेस किया जा सके। अगर पासवर्ड सेम हो तो पासवर्ड सेम होगा, ईमेल नहीं होगा। एंड ऑपरेटर का मतलब ही यही होता है, दिस एंड दिस, ये दोनों जब तक मैच नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सर जी अगर पासवर्ड जैसे सेम हो, हाँ हो सकता है। सपोज दो यूजर का पासवर्ड सेम है तो उस केस में आउटपुट कुछ नहीं आएगी। एंड का मतलब क्या होता है? अब घर वालों से लड़ पड़ते हैं कि मुझे ये चीज भी लेके दें, ये भी लेके दें, लैपटॉप भी लेके दें, बाइक भी लेके दें, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं कि बाइक लेके देते हैं, आप कहते हैं नहीं। लैपटॉप लेके देते हैं, नहीं। दोनों लेके देंगे तब आप जाते हैं। एंड का मतलब यही होता है, ये और ये दोनों चीजें जब तक होंगी तो ठीक है, वरना नहीं। अगर आप कहें ये या ये, उसका मतलब एक चीज से काम चल जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का पर्पस ही यही होता है कि इसमें दोनों कंडीशंस वैलिडेट होती हैं। अगर ईमेल मैच हो जाए, पासवर्ड मैच नहीं होगा तब भी कुछ नहीं आउटपुट आएगी। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है, ईमेल मैच नहीं होता तब भी क्यूरी में आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम और ऑपरेटर लिखते तो उसका मतलब ये था कि कोई एक मैच हो जाए, लॉगिन हो जाएगा। सर ये डेटाबेस से ही मैच हो जाएगा। अगर किसी और यूजर का पासवर्ड सेम होता है उसने सारी वैल्यूज को चेक करना है। डेटाबेस से जब आप क्यूरी कर रहे हैं तो उसने एक वक्त में एक यूजर को नहीं देखना, उसने सारी डेटाबेस में देखना है कि कौन सा यूजर नेम इस यूजर नेम से मैच कर रहे हैं और पासवर्ड इस पासवर्ड से मैच कर रहे हैं। उसे ये थोड़ी पता है कि मैंने पहले रिकॉर्ड में देखना है, उसने पूरी डेटाबेस में इसे सर्च करना है और जहां पे उसको दोनों वैल्यूज सेम मिलेंगी वो वाला यूजर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो यूजर मैच हो जाता है तो हमारी क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर ये चीजें मैच हुई हैं तो क्यूरी में कुछ ना कुछ आ जाएगा और उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या डाटा आया है। तो वो डाटा क्योंकि डेटाबेस से आना है तो डेटाबेस से जो डाटा हमारे पास क्यूरी में आता है उसको कॉल करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है और उसको भी मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ और वो होता है MySQL_fetch array भी इस्तेमाल होता है, _row भी इस्तेमाल होता है और _object भी इस्तेमाल होता है। ज्यादा अरे को इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम कॉल होती हैं। अरे आपने लिखा और अरे में किसका डाटा आना चाहिए, उस क्यूरी का जिसको अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल जो हमने बनाया उसको लिख देंगे $LG। तो
तो हमने कहा जिस क्यूरी को हमने अभी एग्जीक्यूट किया है उसका डाटा हम डेटाबेस से फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है, तो क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हुई, डेटाबेस से डाटा कॉल हुआ और वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब जो यूजर और पासवर्ड मैच हुआ उसका डाटा किस में आ चुका है? रो में। अगर यूजर ने पासवर्ड मैच होगा तो डाटा कहाँ पे आ जाएगा? रो में। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या रो में कोई डाटा आया है या नहीं आया। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्योंकि आगे हमने सेशन का भी चेक यहाँ लगाना है। तो पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि यूजर ने पासवर्ड मैच हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये मैच हो गया तो फिर अगली चीज चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारे पास रो में आया है। अगर रो खाली है इट मींस कि कोई यूजर ने पासवर्ड मैच नहीं हुआ, और अगर रो में कुछ डाटा है तो उसका मतलब है कि यूजर ने पासवर्ड मैच हो गया है। तो इसको चेक करते हैं और इसी के आगे हमारे पास एक हम इफ कंडीशन, अब इसी इफ के अंदर एक और इफ लगेगा और उस इफ के अंदर हम चेक कर रहे हैं रो को। इफ डॉलर रो इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये कंडीशन लगाई कि अगर रो ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब क्या है? रो में कुछ डाटा आ चुका है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, या रो में यूजर का तमाम डाटा है तो आप डाटा भी चेक कर सकते हैं कि इफ डॉलर रो में से कोई वैल्यू कॉल कर लें यूजर की, क्योंकि रो में यूजर का सारा डाटा आ चुका है और डेटाबेस में एक वैल्यू पड़ी हुई है यूजर अंडरस्कोर आईडी। अगर रो में रिकॉर्ड आया है तो यूजर की आईडी भी आएगी, उसका नाम भी आएगा, उसका पासवर्ड भी, ईमेल भी, हर चीज। ठीक है, जब डेटाबेस से एक रिकॉर्ड कॉल होता है तो उसकी एट अ टाइम तमाम वैल्यूज कॉल होती हैं। तो आप इसको चेक कर लेते हैं कि रो यूजर आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। इसका मतलब है कि डेटाबेस में और फॉर्म पे लिखी वैल्यूज मैच हो गई हैं। अगर ये चीज ओके है तो, अगर ये कंडीशन ठीक है तो इसका मतलब फॉर्म पे जो हमने लिखा और डेटाबेस में वो वैल्यूज मैच हो गई हैं, रिजल्ट आ गया है। अगर ये चीज मैच हो गई है तो यहाँ पे फिर अगला चेक हमने लगाना होता है सेशन का। यहाँ तक अगर हम डायरेक्ट यूजर को लॉगिन करवा दें तो यहाँ पे हम उसको अगले पेज का एड्रेस दे देंगे जिस पेज पे भेजना चाहते हैं, लेकिन अगले पेज पे भेजने से पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि उस यूजर ने आप जो काम करना है वो रिकॉर्ड भी करवाना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेशन की। तो यहाँ पे फिर हम सेशन का चेक लगाते हैं, सेशन को वैलिडेट करते हैं कि सेशन क्रिएट हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे क्रिएट करना है, वो प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन जो यूजर की ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस था वो इतना था। अब हमारे पास इस जगह पे अगर यूजर ने पासवर्ड मैच हो गया, अब हम सेशन को वैलिडेट करते हैं और सेशन पहले बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सेशन को क्रिएट करने के लिए इसका एक फंक्शन होता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और इस फंक्शन की ये खासियत है, ये कहता है कि मुझे सबसे पहले इस्तेमाल करना है HTML से भी पहले। ठीक है, सेशन को आपने सबसे पहले लिखना है। अगर HTML के बाद लिखेंगे ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको आपने सबसे टॉप पे यूज करना है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। जैसे ही इस फंक्शन को लिखते हैं तो इसका एक ग्लोबल वेरिएबल होता है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये क्रिएट हो जाता है। जैसे ही सेशन स्टार्ट करते हैं तो ये एक वेरिएबल इसका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जो ग्लोबल है और ऑटोमेटिकली कहीं भी इसको कॉल किया जा सकता है। और इस वेरिएबल के अंदर उस यूजर की तमाम वैल्यूज जो डेटाबेस से कॉल हुई हैं इस वेरिएबल में पास हो जाती है।
उसका ईमेल, उसकी आईडी, उसका पासवर्ड, उसका सेल नंबर, जितना डाटा डेटाबेस में पड़ा है वो सारा डाटा सेशन में असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन हमने इस चीज को वैलिडेट करना होता है कि क्या यूजर का डाटा प्रॉपरली सेशन में पास हो रहा है, जो यूजर की आईडी है सेशन में वही आईडी है, जो यूजर का नाम है सेशन में वही नेम है, उसको भी हमें यहाँ वैलिडेट करना होता है इस जगह पे। जब उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गया फिर हमने उसकी सेशन की वैल्यूज को मैच कराना होता है, ताकि अगर सेशन मैच हो जाता है फिर वो हम उसको तब कंट्रोल कर पाएंगे जब उसका सेशन प्रॉपरली क्रिएट होगा। इस फंक्शन से सेशन उसका बन गया, लेकिन सेशन में क्या डाटा आ रहा है और कौन सा डाटा आ रहा है उस चीज को चेक करने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर हम सेशन को चेक करेंगे। और उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे उसका ग्लोबल वेरिएबल $_session, और इसमें यूजर की तमाम वैल्यूज पास होती हैं और उनके साथ नॉर्मली हम यू एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अगर यूजर आईडी है तो हम उसको यू आईडी कर लेते हैं, यूजर नेम है तो उसको यू नेम कर लेते हैं, ईमेल है तो उसको यू ईमेल, ये हम ऑटोमेटिकली इसको बना लेते हैं। यहाँ पे आप वही वैल्यूज भी लिख सकते हैं जो डेटाबेस में पड़ी हैं, लेकिन नॉर्मली इनको इस तरह से लिखा जाता है यू आईडी, जो सेशन में असाइन होगी अगर ये इक्वल है उस आईडी के जो रो में यूजर को असाइन हुई है। इस वक्त हमारे पास जो यूजर सिलेक्ट हो चुका है उसका सारा डाटा किस में पड़ा है, रो में, उसकी आईडी भी पड़ी होगी। तो हम यहाँ पे चेक ये कर रहे हैं $_session यू आईडी, अगर ये इक्वल है रो यूजर आईडी के, एक चेक ये किया कि क्या सेशन वाली वैल्यूज और यूजर की जो इस वक्त लॉगिन कर रहा है वो वैल्यूज मैच हो रही हैं, क्या यूजर की तमाम वैल्यूज सेशन में प्रॉपर्ली असाइन हो रही हैं, उस चीज को वैलिडेट किया है। एक चीज ये वैलिडेट की, दूसरी हम उसका नॉर्मली यूजर नेम वैलिडेट कर लेते हैं $_session यू नेम, उसको सेशन में कौन सा नेम असाइन हुआ है, जो डेटाबेस में या रो में उसका नेम है वही वैल्यू उसको असाइन हुई है या नहीं हुई। ये हमारे पास दो चेक लगेंगे सेशन के। अगर ये चीजें भी मैच हो जाती हैं, अब हम उसको उसके अगले पेज पे जो लॉगिन के बाद उसको शो कराना है और वो उसका होम पेज होता है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट लोकेशन या हेडर लोकेशन, यूजर को दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। अगर वो लॉगिन पे है उसको होम पे भेजना है तो भी आप यूज करेंगे, और उसके लिए ज्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्क्रिप्ट लोकेशन, जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करना है तो PHP को यहाँ क्लोज करेंगे। इसको रेस कर दो। आप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, PHP का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं यूजर को रीडायरेक्ट करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो है स्क्रिप्ट, और इसके आगे आप लिखेंगे लोकेशन इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स या डबल कोट के अंदर यहाँ पे आप अगले पेज का नाम देंगे जिस पेज पे आप उस यूजर को भेज रहे हैं, home.php कॉलन, और आगे स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। स्क्रिप्ट लोकेशन का ये फायदा है कि ये अगर आप पेज के ऊपर 2-3 दफा भी इस्तेमाल कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर हम हेडर लोकेशन से रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो हेडर को अगर आप 2 दफा यूज करें एक पेज से तो वो हमें वार्निंग देता है कि हेडर ऑलरेडी सेंट। तो इसीलिए हम एहतियातन इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का। इसकी मदद से हम यूजर को जितने मर्जी पेजेस पे, एक केस में आप उसको होम पे भेज रहे हैं
अगर ये वैल्यूज मैच नहीं होती दोबारा उसको किस पेज पे भेजना है, आप उस पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई एरर मैसेज शो करा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर आप PHP का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो PHP के अंदर ही आएगा, PHP क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो हमारे पास होता है हेडर लोकेशन। सिंगल कोट में या डबल कोट में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पेज का नाम होम डॉट पेज, ठीक है। हेडर लोकेशन और स्क्रिप्ट लोकेशन इसमें थोड़ा सा फर्क है, तो दोनों को लिख देता हूँ। हेडर लोकेशन से इस तरह आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लोकेशन से इस तरह रीडायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, और अगर आपका एक फंक्शन नहीं चल रहा किसी केस में या कोई इशू आ रहा है तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस केस में आप यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गया, सेशन की वैल्यूज भी मैच हो गई, तो यूजर किस पेज पे चला जाएगा? सर जी उस सेशन की वैल्यू जो मैच कराते हैं सर, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सर जी जब ईमेल और पासवर्ड जो मैच करवा लिया, हाँ सेशन क्यों मैच करा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है, उससे तो हम कोई डाटा नहीं ले सकते यूजर का। हम यूजर का डाटा, अब उसकी होम पेज में हमें यूजर का डाटा चाहिए तो कैसे लेंगे? वहाँ सेशन से हम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे भी सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सेशन यूजर आईडी, फिर उसका सारा डाटा सेशन की बेस पे कॉल करेंगे। ठीक है, कि जो यूजर लॉगिन हुआ है उसी का डाटा शो हो। इससे पहले भी हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई थी, उसमें सारा डाटा कॉल किया था, जहाँ पे जितने भी यूजर थे सारे डिस्प्ले कराए थे लूप में। अब हम सिर्फ उसी यूजर का डाटा जो लॉगिन है उसको शो हो। वो अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसका ऑर्डर उसको शो हो, वो उसको अपडेट करना चाहे, डिलीट करना चाहे, वो कोई मैसेज करता है उसके मैसेज का स्टेटस वहाँ पे आ रहा हो, वो कुछ भी करता है तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे मैनेज होगा। ठीक है, जो एक सिंगल यूजर है, और ये सब के लिए होगा। हम एक के लिए क्रिएट करेंगे, जो यूजर भी लॉगिन करेगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली वो सारा प्रोसेस बन गया। ठीक है, हम पेज एक बना रहे हैं एक यूजर के लिए, लेकिन वो सभी यूजर्स के लिए हो, जो लॉगिन करेगा उसका पेज उसको। सर जी जो मेरे पास ये यूआईडी ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्टली जनरेट होती है, ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज होती हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट वही वैल्यूज भी लिख सकते हैं जो डाटाबेस में पड़ी है। लेकिन नॉर्मली जो इसमें वैल्यूज हम लिखते हैं वो दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो सारी लिखनी पड़ेगी। नहीं, आप दो एक को मैच करा लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जस्ट ये चीज चेक करनी होती है कि वैल्यूज प्रॉपर्ली असाइन हो रही है सेशन में या नहीं हो रही, इसलिए हम 2 या 3 1 जितनी टेस्ट करना चाहते हैं, एहतियातन 2 चीजें टेस्ट कर लेते हैं। उसकी आईडी, क्योंकि इंपॉर्टेंट फील्ड आईडी है, आईडी अगर प्रॉपर ओके असाइन हो रही है तो बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली सारी असाइन हो जाती है, तो आप सिर्फ आईडी को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा प्रोसेस था सेशन के हवाले से और लॉगिन के हवाले से। अभी आप लोगों ने बैठ के ज़रा इसको खुद करना है, खुद से थोड़ा इसको ट्राई करने की, फिर जहाँ पे मसला आता है फिर मुझे बताना। ठीक है, ये लॉगिन का प्रोसेस आप बैठ के इसको सब आपने ज़रा इनको देखना है कि मसला आता है तो फिर लैब में बैठ जाना आप लोग। ये ले देना आपको।
अभी प्रैक्टिकल काम है, हम खुद करें। अभी बैठ के करें ना, मैं फिर देखता हूँ क्या मसला आ रहा है कहाँ पे। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं और ये करने से ही आएंगी। ये 1-2 दिन अगर नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा सब कुछ। जब पढ़ी हैं ताज़ी ताज़ी साथ साथ उनको अप्लाई करते जाएं तो वो ज़्यादा ईजी होता है। बैठ के करें, जो मसला आता है फिर मैं बैठा हूँ नज़ीर साहब, मैं आपको साथ साथ बताएंगे। यूज़र आए हमारी फेसबुक पे है जो हमारा इस पे आगे से जो अकाउंट बनाया ये रजिस्टर तक उसके बाद एक पेज बनाने लॉग ये हमारे साइट पहला पेज है, इसके बनाने पे क्लिक करके और मैं इसको अलग खोल रहा हूँ, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। इसका प्लग देखो लैपटॉप का दूसरे चार्जर के साथ लग है। कैसे बना लो ये मेरा मेन पेज है ना। अब यह है एक बटन लॉगिन के लिए हम लगा देंगे, ठीक है ना। लॉगिन के लिए बटन लगा दिए नहीं फर्स्ट पेज किधर है? ये है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज को ब्राउज़र में ओपन किया ना, ब्राउज़र में इसमें फर्स्ट पेज ये ना, ये तो रजिस्टर साइन अप के लिए फिर साइन अप हो गया। तो हो गया। अब आप वेबसाइट पे यूज़ करने दोबारा आ गए, अकाउंट बन गया, ठीक है। ये तो साइन अप के लिए डेटाबेस रिकॉर्ड भी हो गए। अब एक डिलीट के लिए एक बटन हम लगा देंगे फर्स्ट। डिलीट बाकी है ना, डिलीट के बाद हम ये डिलीट की भी छोड़ वो नहीं, डिलीट को भी छोड़ दो, सिर्फ डिलीट तो डायरेक्ट डेटाबेस में से करना है, इस रिकॉर्ड में सेव करें और चीज़ें डायरेक्ट स्टॉप को ऑटोमेटिकली सेव की